नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में बिना ब्याज 5 लाख लोन लेने के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख तक लोग के लिए अब तक 3 लाख से अधिक युवा उद्यमियों के पंजीकरण हो चुके हैं और 32,000 से अधिक युवाओं को लोन स्वीकृत हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के सभी जिलों से आए युवाओं के लोन वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोन व्यवसाय को आगे बढ़ाने में युवाओं का संबल बनने के लिए स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज मुक्त लोन युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन योजना है। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने के 2 महीने के भीतर 1 लाख युवाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में अभी तक 3 लाख से अधिक पंजीकरण हो गए हैं, जिसमें 1,27,000 से अधिक युवाओं के फार्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का कर्ज स्वीकृत हो गया है। योगी बोले, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का भव्य दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर में पुजारियों ने योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर एवं अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद हो जाएगा। मैंने कहा कि विवाद खड़ा होना है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि आप जाएंगे तो राम मंदिर की बात होगी। मैंने कहा कि हम कौन सा सत्ता के लिए आए हैं, अगर राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी भी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने, सभी जिलों में मनेगा जश्न। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के सभी 75 जिलों में जश्न मनाया जाएगा। 3 दिन 25 से 28 मार्च तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित कराया जाए। सभी जिलाधिकारियों द्वारा इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां करा ली जाएं। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम को अन्नदाता किसान की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास, युवा एवं रोजगार, हस्तशिल्प एवं ओडीओपी, सुरक्षित उद्यमी समृद्ध व्यापार तथा अंत्योदय से सर्वोदय समाज कल्याण, पेंशन, राशन आदि थीम के आधार पर प्लान किया जाए। सीएम युवा योजना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के आवेदन भरवाए जाएं और सेक्शन लेटर ऑफ चेक का वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया जाए। पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छूटे लोगों के सर्वे का कार्य लगातार जारी है। जिले में अब तक 16,000 से अधिक परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। जल्दी ही इन परिवारों के सत्यापन कर सूची शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार इन परिवारों को लाभान्वित करेगी। कच्ची टपकती छत और जर्जर दीवारों के मकानों से आज भी लोगों का पीछा नहीं छूटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर व ग्रामीण योजना में मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। जिले में अब तक गांवों में 14,000 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। अब भी काफी परिवार इस योजना से वंचित हैं। ऐसे परिवारों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। जिले में सर्वे के लिए 380 कर्मचारी लगाए गए हैं। सीएसएससी पर बनवाएं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ 30 रुपए में हो जाएगा सारा काम। वाहन चलाने का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब गांवों में भी बनेगा। प्रदेश के 1.5 लाख सीएसएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटरों पर महज 30 रुपए सर्विस चार्ज देने पर यह सुविधा मिलेगी। डीएल आदि का शुल्क अलग से देना होगा। गांवों के लोगों को परिवहन सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालयों की दौड़ नहीं लगानी होगी। पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्थापित जनसेवा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों और ई सुविधा केंद्रों अब परिवहन विभाग की सेवा मुहैया कराएंगे। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास 2.5 साल बाद जेल से बाहर। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी 2.5 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को बाहर आ गया। अब्बास को 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों पर अब्बास अंसारी को जमानत मिली थी।
करीब 15 दिनों बाद कोर्ट का परवाना कासगंज जेल पहुंचा और अब्बास को रिहाई मिल सकी है। मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए ईद से पहले यह बड़ी खुशी है। रमजान के महीने में जुमे के दिन अब्बास के बाहर आने को भी उसके समर्थक खुदा की मेहरबानी मान रहे हैं। चैत्र नवरात्र से फूल बंगले में विराजेंगे रामलला। अयोध्या में रामलला के प्राकट्योत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय बताते हैं कि इस बार वासंतिक नवरात्र 8 दिन का ही होगा। इसके कारण कलश स्थापना के साथ विविध ग्रंथों का पारायण 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होगा। फिर भी 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ अंगद टीला परिसर में 29 मार्च से ही कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज रामकथा की अमृत वर्षा प्रतिदिन सायं 4 से 7 बजे तक करेंगे। उधर रामलला के प्राकट्य की पावन बेला में उन्हें फूल बंगले में विराजित किया जाएगा। इंडियन आइडियल की तर्ज पर रायबरेली जेल के कैदियों के बीच कंपटीशन संगीत दुख को कम करने का साधन ही नहीं है, बल्कि कि इसके सहारे भटके लोगों को रास्ता भी मिलता है। इसी सोच के साथ जिला कारागार ने निरुद्ध बंदियों को सही रास्ता दिखाने के लिए संगीत को जरिया बनाया है। इंडियन आइडियल की तर्ज पर जेल आइडियल शुरू किया है। कार्यक्रम में बंदियों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए जेल प्रशासन ने लाखों रुपए का साउंड सिस्टम लगवाया है। प्रत्येक रविवार को बंदियों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। जुमे की नमाज के दौरान बरेली में बवाल। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट और ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और 8 लोगों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। ये मामला भौजीपुरा थाना क्षेत्र के अंबरपुर का है, जहां जुमे की नमाज के दौरान प्रधानपति सोहराब खां और पूर्व प्रधान गुटों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। जिला कारागार में बंदियों को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो कई कार्यक्रम चल रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों को डिजाइन करने वाले बंदी अब संगीत के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिससे बाहर निकलने के बाद वे अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। यूपी कांग्रेस में 51 सामान्य तो 30 मुस्लिम बने नए अध्यक्ष। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी जिला और शहर अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने गुरुवार शाम प्रदेश की 133 जिला व महानगर इकाइयों के नए अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे जारी कर दिया। कांग्रेस द्वारा जारी की गई 133 नामों की सूची के जातिवार आंकड़ों का इशारा साफ है कि कांग्रेस की मंशा अपने पुराने वोट बैंक को साधने की है। कांग्रेस की सूची में 51 सामान्य ब्राह्मण, 29 ठाकुर, 12 बनिया, 7 कायस्थ, 2 सिख, 1 30 मुस्लिम, 35 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी, 6 महिलाएं शामिल हैं। 14 पर्यटक आवासों को लीज पर देगी योगी सरकार। यूपी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रदेश के राही पर्यटक आवास गृहों के संचालन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश के 14 प्रमुख राही पर्यटक आवास गृहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीएसटीडीसी की योजना के अंतर्गत आगरा, फतेहपुर सीकरी, कानपुर के बिठूर, गाजीपुर, नवाबगंज, झांसी, बरेली, बदायूं, दोहरी घाट, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, मिर्जापुर, शाहजहांपुर व कानपुर देहात के रनिया स्थित राही पर्यटक आवास गृह होटल प्रॉपर्टी और बंगलों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने को ऑपरेटर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 राही पर्यटक आवास गृहों में 130 से अधिक कमरे व अन्य सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी में 27 मार्च को बैंक लगाएंगे लोन मेला। इसके लिए 27 मार्च को बैंकों की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोन मेला लगाया जाएगा। जिलाधिकारी विशाख जी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकर्स के साथ हुई बैठक में इसका निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स सरकार की विभिन्न आरण योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों पर तत्परता के साथ निर्णय लें, पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लोन उपलब्ध कराएं, ताकि सभी पात्र लाभार्थी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। यूपी में पकड़ा गया एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक का जखीरा। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच अभियान में दूसरे दिन गुरुवार को खोराबार स्थित गोदाम में 2000 पेटी एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिला, जबकि पहले दिन डोमिनगढ़ में 1000 पेटी से अधिक एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक मिला था, जिसमें लेजर प्रिंटिंग में एक्सपायरी डेट खुरच दिया गया था। अधिकारियों ने खोराबार के गोदाम में मिले एक्सपायर एवं कुछ बिना एक्सपायर कोल्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके संचालक को नोटिस देकर स्टॉक का विवरण मांगा गया है।
जबकि लाइसेंस में कमी के मामले में भी नोटिस दिया गया है। नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। पटना से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। इटावा के जसवंत नगर और बलरई स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। चलती ट्रेन पर पथराव से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पर पत्थरबाजी के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। पथराव से C1 कोच का शीशा टूट गया। अलीगढ़ में ट्रेन रोकी गई तो जांच पड़ताल की गई। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पत्थरबाजों की तलाश कर रही है। विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका। यूपी सरकार लाखों की सैलरी दिला रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेश में नौकरियां दिलाएगा। यही नहीं, नौकरी पाने वाले युवाओं के हितों का संरक्षण भी करेगा। विदेश मंत्रालय की रिक्रूटिंग एजेंसी के माध्यम से रोजगार दिलाएगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने इस मिशन के गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इजरायल में युवाओं को नौकरी दिलाने के बाद अब जर्मनी व जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। देश के साथ ही अब विदेश में भी युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए यह मिशन गठित किया जा रहा है। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। बिजली के बड़े बकायेदारों के खिलाफ पावर कारपोरेशन की ओर से अभियान चलाया गया। गुरुवार को चलाए गए अभियान के तहत विद्युत कनेक्शन काटने के साथ ही बकायेदारों से राजस्व की वसूली भी की गई। चेकिंग टीम ने गुरुवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घर घर जाकर बिजली कनेक्शन की जांच की। ऐसे बकायेदार जिनका बिजली बिल अधिक बकाया था, विभाग ने उन सभी के कनेक्शन काट दिए। गौरीगंज शहर के माधवपुर और चौक बाजार में अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार की अगुवाई में अवर अभियंता आरसी गुप्ता की टीम ने बिजली के 99 करोड़ की लागत से बनेगा नया जिला अस्पताल। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि सीतापुर में 200 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। 39 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले चिकित्सालय भवन के लिए प्रथम किश्त जारी करने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा प्रदान कर दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता परक बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी प्राथमिकता अस्पताल में आने वाले हर मरीज को समुचित उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराने की है। इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य चल रहा है। हम हर मरीज को गुणवत्ता परक इलाज मुहैया करा रहे हैं। प्रदेश में नए चिकित्सालयों के निर्माण भी चल रहे हैं। यूपी में बसों का किराया घटाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली बसों के किराए में 10% की कमी की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह कटौती 22 मार्च से 30 अप्रैल तक की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किराए में कटौती की गई थी। मंत्री ने कहा कि यात्रियों को कम किराए में बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऐसा किया गया है। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 22 मार्च से 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित समस्त वातानुकूलित बसों के किराए में न्यूनतम 10% तक की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि यह कमी परिवहन निगम के लाभ की स्थिति को देखते हुए और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई है। इससे यात्री साधारण बसों के लगभग किराए में जनरत सेवा का आनंद उठा सकते हैं। लखनऊ में कोऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक निकाय की बैठक। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को ऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक निकाय की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता विभाग के मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने एजीएम की बधाई दी। उन्होंने कहा, सहकारिता आंदोलन तब बढ़ता है जब परमार्थ भाव सर्वोपरि हो। स्वार्थ का भाव जब आदमी छोड़ता है तभी वह टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। भाजपा विधायक बोले, यूपी सरकार सबसे भ्रष्ट। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में शुक्रवार को फटे कुर्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मैंने रामकथा की परमिशन ली, फिर भी पुलिस ने कलश यात्रा रोकने की कोशिश की, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके कलश गिर गए। चीफ सेक्रेटरी ने जादू टोना और तंत्र क्रिया करके महाराज जी सीएम योगी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सब रो रहे हैं, प्रदेश की जनता दुखी है। योगी बोले, श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश से ही आनंद अनुभूति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में श्री राम नवमी, श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक आयुक्त सभागार में हुई। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आगामी 30 मार्च 2025 से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी प्रमुख देवी मंदिरों सहित धार्मिक स्थलों की साफ सफाई तथा वहां पर आवश्यक जन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
फिर शुरू होगी मानसरोवर यात्रा। विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट। भारत और चीन के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच संपर्क बना हुआ है। इस बारे में शीघ्र ही विस्तृत जानकारी मिलने की संभावना है। इस बात के संकेत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को दिए। उन्होंने कहा, कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया जारी है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर बहुत ही रचनात्मक बातचीत हुई है। रात में ताजमहल घूमने का सपना होगा पूरा। विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ताजमहल को हर दिन रात में खुलवाने के प्रयास में जुटा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। घरेलू पर्यटन में हम प्रथम स्थान पर हैं और विदेशी पर्यटकों के मामले में भी अग्रणी बनने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। ताजमहल को भी रात में खोलने के लिए भारत सरकार के स्तर पर गंभीरता से पैरवी की जा रही है। अलीगढ़ में 2,47,00,000 के नकली नोट पकड़े। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को नकली नोटों की तस्करी करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस को 2,47,00,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। आरोपी नकली नोट लेकर अलीगढ़ आए थे। पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद क्रिमिनल इंटेलिजेंस और गंगीरी थाने की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं और यह नकली नोट और नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। कोर्ट के आदेश पर 49 घर गिराने पहुंचा बुलडोजर। लखीमपुर खीरी में 49 परिवारों के मकान को बुलडोजर लेकर ढाने पहुंची टीम को विरोध के कारण देर शाम वापस जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर निघासन के बरसोला कलां गांव में शुक्रवार दोपहर 2 बजे प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। टीम के पहुंचते ही गांव में महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर बुलडोजर के सामने धरने पर बैठ गए। अधिकारी समझाते रहे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बोले, पहले बसाओ फिर हटाओ। ग्रामीण बोले, हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, हमारे दस्तावेज गांव में जब आग लगी थी तब जल गया था। 31 कंडक्टरों को निकालने के विरोध में चक्का जाम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ई बसों के परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया है। यहां चकेरी अहिरवा संजीव नगर नगर स्थित ई बस चार्जिंग स्टेशन में शुक्रवार सुबह पर 31 परिचालकों को निकालने के विरोध में चक्का जाम हो गया, जिससे शहर के विभिन्न रूटों पर चलने वाली 100 ई बसें डिपो से बाहर नहीं निकली। इससे ट्रैफिक सुविधाओं पर भी असर पड़ने लगा। हड़ताल कर रहे पर परिचालकों का आरोप है कि इसके पूर्व 28 दिसंबर को भी 40 परिचालकों को निकाल दिया गया था। यह कार्रवाई भी नियम विरुद्ध हुई थी। मामले में एडीएम सिटी ने उन्हें कमेटी बनाकर 1 हफ्ते का कार्रवाई का आश्वासन दिया था। फिर शाम को ई बसों का संचालन शुरू हुआ था। नशे में वाहन चलाने वाले 40 ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द। सोनभद्र जिलाधिकारी बी बॉन्ड एन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में N.H के अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले वाहन चालकों के लिए नियमानुसार कार्यवाही का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अंतर्राज्यीय सीमा की दूरियों के साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर कलेक्ट्रेट के पास भी साइनेज बोर्ड लगाया जाएगा। नशे में वाहन चलाने वालों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। ARTO ने बताया कि अब तक 40 ऐसे ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। भीषण गर्मी में भी अब हो सकेगी गेहूं की फसल। लगातार बढ़ रहे तापमान से गेहूं के कम पैदावार का खतरा मंडरा रहा है। गेहूं की बाली में दाने कमजोर होकर सिकुड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्म और कृषि विज्ञान केंद्र के खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है। यह गेहूं की ऐसी नई प्रजातियां हैं जो अधिक गर्मी सहने में सक्षम हैं। 43 डिग्री तापमान तक में इन प्रजातियों के दाने नहीं सिकुड़ते और पैदावार पर विपरीत असर नहीं पड़ता। ओलावृष्टि का भी असर नहीं होता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी 35 से 60 क्विंटल पाया गया है। K1317 गेहूं की सामान्य प्रजाति है जो 120 दिन में तैयार होती है, लेकिन केवल 2 सिंचाई करनी जरूरी होती है। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 50 से 55 क्विंटल है। तापमान बढ़ने का इसके दानों पर असर नहीं होता। यह प्रजाति ओलावृष्टि भी झेल सकती है। विश्वविद्यालय ने 2022 में K1616 को विकसित किया है। तापमान सहनशीलता वाली यह प्रजाति प्रति हेक्टेयर 55 से 60 क्विंटल उत्पादन देती है। डिंपल यादव बोली, भाजपा सौहार्द बिगाड़ने की कर रही कोशिश। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा की।
सांसद ने हर घर जल योजना के तहत हुए कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सड़कों की खुदाई में मानकों का पालन नहीं किया गया। मशीनों से होने वाला काम मैनुअल तरीके से किया गया। जिन जगहों पर मशीनें लगाई गईं, वे भी मानक के अनुरूप नहीं थीं। इसके कारण सीसी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बैठक के बाद भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। गोंडा में जाति प्रमाण पत्र निस्तारण के लिए बनी समिति। गोंडा जिले में कसौधन समाज के जाति प्रमाण पत्र निस्तारण को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में हुई। आयोग द्वारा गठित जांच समिति ने कसौधन जाति प्रमाण पत्र निस्तारण की समीक्षा की। बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश के साथ सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने जांच समिति का स्वागत किया। उन्होंने कसौधन जाति से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत जानकारी दी। सभी तहसीलदारों ने अपने क्षेत्र में प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही चुनौतियों को रखा। सोनभद्र में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है। सोनभद्र में शुक्रवार शाम अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक लगातार ओले गिरे। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों में बादल छाए हैं। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने कहा, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में बदलाव आया है। गुरुवार को हुई बारिश से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी के मेरठ में बागेश्वर बाबा की कथा के लिए हुआ भूमि पूजन। यूपी के मेरठ जागृति विहार एक्सटेंशन में 25 मार्च को होने वाली बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शाखी की हनुमंत कथा के लिए गुरुवार को आयोजकों ने कथा स्थल पर भूमि पूजन कराया गया। पंडित संजय त्रिपाठी ने विधि विधान से पूजन कराया। प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगा जल का पूजा अर्चना में प्रयोग किया गया। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले शिक्षक को सजा। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी करने के मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सीजेएम कोर्ट ने आरोपी शोभानाथ को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। संत कबीर नगर के मोहल्ली थाना क्षेत्र के जमीरा निवासी शोभानाथ पर थाना गिलौला में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक के पद पर नौकरी हासिल की थी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का हिस्सा है। इस अभियान की निगरानी गोरखपुर जोन के अपर महानिदेशक और देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जा रही है। लखनऊ डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण पर की बैठक। गर्मी के मौसम में बढ़ते संचारी रोगों और हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में तय किया गया कि 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जबकि हीट वेव से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मेरठ में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। मेरठ के लिसाड़ी गेट में पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को एक अवैध मिनी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लखीपुरा में चल रहे इस अवैध धंधे का खुलासा मुखबिर की सूचना पर हुआ। पुलिस ने लखीपुरा के रहने वाले जुनैद, शाकिब और हारिश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से टेलीफोन एक्सचेंज मशीन, लैपटॉप, कई मोबाइल और बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ईएसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी वीओआईपी कॉल को वॉइस कॉल में बदल रहे थे। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। साथ ही यह गतिविधि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही थी। गोंडा जिले में टीबी मरीजों की मदद को आगे आई पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को टीबी मुक्त बनाने के आह्वान पर गोंडा पुलिस ने बड़ी पहल की है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 2 टीबी मरीजों को गोद लिया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रही निक्षय मित्र योजना में यह कदम उठाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत और पश्चिमी राधेश्याम राय ने भी एक मरीज को गोद लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। समिति के सभापति डॉक्टर अजय कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई विभागों के लंबित मामलों पर चर्चा हुई। इनमें कृषि, प्रदूषण, आवास, गृह, कारागार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास शामिल थे। सभापति ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने विभागीय जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। गन्ना भुगतान, किसान मुआवजा और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। सभापति ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनकी समस्याएं प्राथमिकता में हैं। आईपीएल के उद्घाटन मैच पर मंडराए संकट के बादल। केकेआर और आरसीबी के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला जाना है। इस मैच के लिए प्रशंसकों में काफी दीवानगी देखने को मिल रही है। कोलकाता के फैंस भले ही घरेलू मैदान पर टीम को विजयी शुरुआत करते हुए देखना चाहेंगे, लेकिन मैच में विराट कोहली का क्रेज भी देखने मिलेगा। इन सभी चीजों के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने प्रशंसकों में चिंता पैदा कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कोलकाता में बारिश की संभावना जताई है। यहां तक कि 22 मार्च को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को कोलकाता में बारिश होने की संभावना 74% है, जबकि पूरे दिन बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।